And welcome to Learning Ingenuity. Students, I would like to know if you are able to hear my voice. If you're able to see me, if you're able to hear my voice, just provide me a confirmation. All right, okay, very good. Let's begin today's topic. So, today we will be studying class 10 science, and in science, we'll be studying metals and non-metals, right? We'll be having a look on the physical properties, the chemical properties, how they react, and what are the uses and all for metals and non-metals. राइट सो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की क्या होते हैं. तो मेटल्स शो मेटेलिक, ठीक है. तो वो मैटर जो कि जिसके ऊपर चमक होती है, ठीक है, मेटेलिक लस्टर आर जनरली हार्ड. यूजुअली दे आर हार्ड एंड मेलिएबल एंड डक्टाइल. ठीक है, मेलिएबल मतलब जिनको आप रिफॉर्म कर सकते हैं शेप, जैसे कि एक आयरन रॉड, ठीक है, पतली सी आयरन रॉड या एक पिन, उसका शेप आप चेंज कर सकते हैं. एंड डक्टाइल, डक्टाइल मतलब जिसको ठोकेंगे तो पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, उनके शेप को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उनके अंदर से आराम से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास हो पाएगी. और ये ठीक है. और मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन दे स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस. और ठीक है, दे आर सोनोरस. सोनोरस मतलब कि जब उसके ऊपर आप किसी चीज़ को और करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, जैसे कि आपकी स्कूल बेल, ठीक है. तो स्कूल बेल कैसे बजती है? तो एक वुडन स्टिक से और एक मेटलिक प्लेट के ऊपर और स्ट्राइक किया जाता है और टंग आवाज़ आ जाती है. खन की जो आवाज़ होती है, दिस इज़ द सोनोरस साउंड. ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं. अभी कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और यही एक एक्टिविटी करवाई थी, दैट एक आप मेटलिक पीस लेकर के और उसे स्ट्राइक करेंगे और पूरा देश उसे कर रहा था, जस्ट टू शो द यूनिटी दैट वी आर ऑल टुगेदर. और क्या बात करें, वी एक्सप्रेस इट बाय सेइंग दैट मेटल्स आर, दैट इज व्हाई द स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल. जो स्कूल बेल्स जो होती हैं वो मेटल की ही बनी होती हैं. ठीक है. अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स सब्सटेंसेस लाइक कार्बन, सल्फर, आयोडीन आर नॉन मेटल्स. ठीक है, तो जो मेटल्स नहीं है उसके अलावा जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं दे आर नॉन मेटल्स. ठीक है, दे आर आइदर सॉलिड्स, वो सॉलिड भी हो सकते हैं जैसे एक वुडन ब्लॉक, और गैस या फिर गैस भी हो सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन गैस. ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड, जिसमें एक ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है. ठीक है, ब्रोमीन जो है एक एक्सेप्शन है विच इज अ नॉन मेटल इन अ लिक्विड फॉर्म. नॉन मेटल्स इन जनरल डू नॉट पजेस मेटेलिक लस्टर. ठीक है, यूजुअली जो है उसके ऊपर, जैसे मेटल के ऊपर, जैसे कि सोने की ऊपर या जैसे कि एल्यूमिनियम के ऊपर जैसे कि चमक होती है, कॉपर के ऊपर एक चमक होती है, शाइन होती है, लस्टर होता है, वो नॉन मेटल्स के ऊपर नहीं होता. एंड दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. दे डू नॉट कंडक्ट. ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जितने भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं, तो यूटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं वो नॉन मेटल के होते हैं, जबकि पूरा यूटेंसिल जो होता है वो मेटेलिक होता है. एंड आर नॉट सोनोरस, और सोनोरस भी नहीं होते. सोनोरस मतलब वही कि उनको जब आप बजाएंगे तो खन की आवाज़ नहीं आएगी. लाइक दिस इज अ नॉन मेटेलिक सरफेस. ठीक है, तो इस पे खन की आवाज़, जो मेटल की आवाज़ आती है, वो नहीं आएगी. ठीक है, हालांकि स्कूल बेल जो है जब बजाएंगे तो उसके अंदर से सोनोरस साउंड आती है. एंड दे आर कंपेरेटिवली सॉफ्टर सब्सटेंसेस. ठीक है, अगर उसको कंपेयर करें एक मेटल से तो नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्टर, राइट. दे आर नॉट एज हार्ड एज अ मेटल. ठीक है, अब लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस भी सामने आते रहेंगे. तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस. ठीक है, तो आपको हर जगह, हर टॉपिक में कहीं ना कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे.
ठीक है, कि एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रही है, बाकी पूरा जनरल क्लासिफाइड जो क्लासिफाइड ग्रुप है, ठीक है, जो भी ग्रुप है वो पूरे जनरल प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, पर एक दो चीज़ें हैं जो कि नहीं फॉलो कर रही है। तो एक्सेप्शंस आपको सब जगह पर मिलेंगे। तो मेटल्स इन जनरल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बट मरकरी, गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मेटल्स की यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट कि अगर आपको सॉलिड मेटल को पिघालना है तो बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो पाएगा। लेकिन मरकरी, गैलियम और सीजियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड मिल जाते हैं। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। लो मेल्टिंग पॉइंट है मतलब उसको जरा सा गर्म करेंगे और वो पिघल जाएगा। आयोडीन, अ नॉन मेटल, शोज लस्टर। ठीक है, तो आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है और उसके ऊपर चमक होती है। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन फिर भी एक नॉन मेटल है डायमंड। ठीक है, तो डायमंड जो है विच इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का एक एलोट्रॉप है, कार्बन का ही एक कंपाउंड है जिसको बोला गया है कि आज तक का हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, तो नेचुरली अकर जो हो रहा है, जो कि नेचर में आपको डायरेक्टली अवेलेबल है, वो आज तक का, अभी तक का सबसे हार्ड सब्सटेंस है अ डायमंड। ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं अगर बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट यूजुअली नॉन मेटल्स आर not conductors, they do not conduct electricity, but graphite which is another allotrope of carbon, कार्बन का ही एक, कार्बन से ही बना है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। ठीक है, तो ये आपको एक्सेप्शंस मिले। ठीक है, तो कार्बन के दो एलोट्रॉप्स जो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक डायमंड जो कि नेचुरली हार्डेस्ट है, और ग्रेफाइट जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने देता है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स। ठीक है, alkali metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. They have low densities and low melting points. ठीक है, और बात करें तो metals like sodium and potassium, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो हैं, ठीक है, वो क्या है, एक तो इनको एल्कली मेटल्स को बोला गया है क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके और एल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो इसी एल्कली मेटल्स जो हैं ये क्या है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं मतलब कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, दे आर दैट सॉफ्ट। ठीक है, और लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी मतलब कि मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वो कम होता है, जो है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू दी अदर मेटल्स। ठीक है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनके भी मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेटल्स की रिएक्शन बात कर रहे हैं ऑक्सीजन से। तो मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर इजीली टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो बर्न करता है, ठीक है, वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और बनाता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिए हमेशा जब भी ऑक्सीजन की कोई रिएक्शन होगी, ठीक है, किसी से, तो वो क्या हो रहा है, इसका मतलब या तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर या तो बर्न हो रहा है, कंबशन हो रहा है, या ऑक्सीडाइज हो रहा है वो। ठीक है, और ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ऑक्साइड बनाएगा क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। बट नॉट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन इजीली, लेकिन सारे मेटल्स जो हैं वो इजीली नहीं जुड़ते ऑक्सीजन से। ठीक है, तो मेटल्स डू नॉट रिएक्ट वेरी इजीली विद ऑक्सीजन, तो मेटल्स आसानी से नहीं रिएक्ट करते। सम मेटल्स रिक्वायर हीटिंग फॉर कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, कुछ को हीट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के और वो रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ को थोड़ा हीट की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये देखेंगे
यहाँ पर 2CO2 कॉपर, ठीक है, तो 2 एटम्स ऑफ कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव 2CuO। इसके अंदर कॉपर जो है उसकी वैलेंसी है +2, ठीक है, तो कॉपर जो है इसीलिए इसको लिखा गया है कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड मतलब क्योंकि कॉपर की 2 वैलेंसी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉपर 2 ऑक्साइड। और ये होता है कैसा, ब्लैक होता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है, पानी में मिलता नहीं है, घुलता नहीं, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, तो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के जब रिएक्ट होगा तो वो बनाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं मेटलिक ऑक्साइड। कॉपर जो है वो बनाएगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और इस केस में इसने बनाया है क्योंकि यहाँ पर कॉपर की 2 वैलेंसी है, तो इसलिए यहाँ पर इसने बनाया है कॉपर 2 ऑक्साइड। नेक्स्ट वाले रिएक्शन में देख रहे हैं तो एल्यूमिनियम ने बनाया है ऑक्सीजन से मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज Al2O3, ठीक है। नाउ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये क्या होता है, सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, ठीक है। तो अब कुछ ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उनका जो pH लेवल होता है, कुछ में ऐसा है कि एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एसिड बेसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो आपको पता है एसिड कैसे होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, सच मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब वो क्या है, जब भी आप उसको किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और उसको बेस से रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। इसलिए उनको क्या बोला गया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक मतलब कि जो दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, एज एन एसिड भी, कि एसिड की प्रॉपर्टीज कब शो करेगा, जब वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और बेसिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा, जब वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। Such oxides are known as amphoteric. This is illustrated by taking the example of aluminum oxide. अब बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये देखा हमने Al2O3, तो Al2O3 when reacts with HCl gives AlCl3 and water, ठीक है। तो AlCl3 क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट, और Al2O3 क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि HCl से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर वो कैसा रिएक्ट, यहाँ पर वो किस तरीके का काम कर रहा है, यहाँ पर वो एक बेस की तरह काम में ले रहा है। Al2O3 is acting as a base over here in the first reaction over here, ठीक है, because it reacts with an acid, it's reacting with an acid to give a salt and water. The name of the salt is aluminum chloride, ठीक है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखते हैं, यही सेम Al2O3 की एक बेस से रिएक्शन करा रहे हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर Al2O3 combines with the sodium hydroxide which is a strong base, ठीक है। तो यहाँ पर Al2O3 कैसा काम कर रहा है, यहाँ पर एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यहाँ पर एसिड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि फाइनल जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, दैट इज NaLO2 एंड वाटर, सो विच इज अगेन सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड या कोई ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड, एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे तो उसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, तो मेटल ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब कि वो पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अधिकतर जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो पानी में नहीं घुलते, इनसॉल्युबल हैं, वो नहीं घुलेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। लेकिन जो एल्कली मेटल्स हैं उनको बताया, वो जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या करेंगे, ये पानी में घुल जाते हैं और एल्कली बनाते हैं, एल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि ये रहा, ठीक है, Na2O plus H2O. Na2O is sodium oxide which reacts with the water to give the sodium hydroxide. Similarly, K2O plus H2O. K2O is potassium oxide which reacts with water to give potassium hydroxide.
ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब अलग अलग मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में कैसे अलग अलग रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट सो विगरसली विद ऑक्सीजन सो दैट they catch fire when kept in the open. They are kept immersed in kerosene oil, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर जाते हैं, किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है। और इतना जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन से कि तुरंत उनमें आग लग जाती है, उनको बाहर रख भी नहीं सकते क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो तुरंत आग पकड़ लेंगे। कौन? सोडियम और पोटेशियम। इसलिए उनको रखा जाता है केरोसिन के अंदर, ठीक है। केरोसिन में वो रिएक्ट भी नहीं करते हैं और ऑक्सीजन नहीं होती उसके अंदर, इसलिए ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाते और केरोसिन से भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। सरफेस ऑफ मेटल्स लाइक Mg, Al, जिंक, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड इज कवर्ड विद ऑक्साइड लेयर व्हेन केप्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। और जो ये मेटल्स हैं, ये चार मेटल्स बताया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, इन्हें कवर किया जाता है ऑक्साइड लेयर से, ठीक है। ऑक्साइड लेयर मतलब कि ऑलरेडी कोई ऑक्साइड है, उस ऑक्साइड से उनके ऊपर कोटिंग की जाती है ताकि रूम टेम्परेचर पे वो आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उसको बचाने के लिए उसको कवर किया जाता है ऑक्सीजन लेयर, ऑक्साइड लेयर से। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फाइलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड ऑन द फ्लेम, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं आयरन की। तो आयरन जो है वो जब गर्म करते हैं तो वो आसानी से बर्न नहीं करता, बर्न मतलब कि ऐसे फ्लेम्स में नहीं जलता, ठीक है। आयरन मेटल की बात हो रही है। लेकिन आयरन फाइलिंग्स की, अगर बहुत छोटे छोटे आयरन के और पीसेस लें, फाइलिंग्स उसकी लें बिल्कुल ना, बहुत छोटे छोटे, तो वो बहुत तेज़ी से जल जाएंगी, ठीक है। तो आयरन फाइलिंग्स जो है वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेंगी जब उसको आप आग के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे, ठीक है। लेकिन आयरन जो मेटल है, अगर उसका आयरन मेटल का कोई पीस लें तो वो आसानी से नहीं जलेगा। कॉपर डज नॉट बर्न बट फॉर्म्स अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर को जब आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, ऊपर आपको मैंने बताया भी था तो रिएक्शन जो थी कॉपर की ऑक्सीजन से और उससे बन रहा था कॉपर 2 ऑक्साइड Cu2O, ठीक। तो वो क्या था? वो वही था जो एक ब्लैक लेयर होती है उसकी कॉपर ऑक्साइड की, वो ऊपर जमा हो जाती है, किसके? मेटल के, पर उसकी कॉपर 2 ऑक्साइड बन जाएगा जो कि एक ब्लैक सब्सटेंस होता है और उसकी लेयर बन जाती है ऊपर। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड जो है ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर भी देते हैं तो भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इसलिए जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उन्हें सिल्वर और मेटल का बनाया जाता है क्योंकि वो ख़राब नहीं होते, ठीक है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनकी लाइफ होती है क्योंकि धीरे धीरे वो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन से, एयर में जो मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन ये इजीली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं एनोडाइजिंग, ठीक है। तो एनोडाइजिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एनोडाइजिंग, ठीक है। किसी मेटल को बचाने के लिए कि भाई कि वो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है उससे बचाने के लिए उसके ऊपर क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम की एक कोटिंग की जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की ऊपर लेयर डाल दी जाती है मेटल के, ताकि वो इजीली रिएक्ट नहीं कर पाए जो ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। तो दिस ऑक्साइड लेयर मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की जो लेयर है उसे वो ऑक्सीडाइज होने से बचा लेती है, ऑक्सीडाइज होने से बचा लेती है मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ने से बचा लेती है। एनोडाइजिंग इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो एनोडाइजिंग जो है वो कैसे की जाती है? इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? व्हेन keeping the metal in electrolyte solution and passing electricity to that solution, ठीक है। तो electrolysis is the method, the chemical process which includes passing the electricity to a solution and keeping the metal in that solution, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या है इस केस में? सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में उसको मेटल को रखेंगे और उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, सो दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दैट मेटल।
article to be anodized is made of anode in the electrolytic bath. Oxygen liberated at the anode combines with the aluminum article and an oxide layer is formed on the metal. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा. द आर्टिकल टू बी एनोडाइज्ड, जिसके ऊपर आपको वो चढ़ानी है कोटिंग, ठीक है, जिसके ऊपर आपको एल्यूमिनियम कोटिंग चढ़ानी है मेटल के ऊपर, उसे बनाया जाता है एनोड और उसको रख दिया जाता है उसके अंदर. अब ऑक्सीजन लिबरेटेड एट द एनोड कंबाइंस, अब उसके अंदर से एनोड के ऊपर से जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट होगी, निकलेगी और वो कंबाइन हो जाएगी एल्यूमिनियम से. ठीक है, और क्या बन जाएगी, एक ऑक्साइड लेयर बन जाएगी उस मेटल के ऊपर. द ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव लुक. और उसके ऊपर मान लो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर लेयर आ गई है उसके ऊपर, तो अब वो हो सकता है अगर वो दिखने में सही नहीं लग रहा हो तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी कोटिंग कर दो, कलर कर दो, तो उसको आप सुंदर भी बनाया जा सकता है. ठीक है, तो अब वो क्या है, वो फिक्स हो गया, उसके ऊपर फर्दर रिएक्शन नहीं हो गया, एल्यूमिनियम की कोटिंग उसके ऊपर आ चुकी है. ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. ठीक है, जो मेटल्स हैं वो पानी से कैसे रिएक्ट करते हैं ये तो पता ही है हमें. डिफरेंट मेटल्स टू डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर, अलग अलग मेटल जो है वो अलग अलग रिएक्ट करते हैं. जैसे कि मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इंस्टेंटली. ठीक है, ये क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं. सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम ये बहुत आसानी से, ठंडा भी होगा पानी तो भी रिएक्ट आसानी से कर जाएंगे. सोडियम एंड पोटेशियम metals react so violently that hydrogen produced in the reaction catches fire. ठीक है, और जिसमें सोडियम और पोटेशियम जो है वो पानी से इतना तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि भाई पानी से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर से, सोडियम ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन को बोलेगा टाटा बाय बाय, तो हाइड्रोजन निकल जाएगी. और हाइड्रोजन जो है वो बर्स्ट भी कर सकती है. हाइड्रोजन जो है वो इतना मतलब तेजी से रिएक्शन होता है कि एनर्जी जो रिलीज होती है, इट कैन इवन कॉज फायर. ठीक है, तो आग भी लग सकती है, ब्लास्ट भी हो सकता है इफ सोडियम, a lot of amount of sodium is put into water. ठीक है, a lot of amount of potassium is directly put into water, so it can even blast because of the hydrogen available. ठीक है, रिएक्शन इज 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2 plus एनर्जी. ठीक है, तो प्लस एनर्जी मतलब ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो जिस रिएक्शन में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट इसमें से इवॉल्व बाहर निकलेगी हाइड्रोजन गैस के साथ में, तो अब आग होगी और हाइड्रोजन होगी तो इट कैन इवन ब्लास्ट, बूम. ठीक है, रिएक्शन विद दिस कैल्शियम इज लेस वायलेंट. हालांकि कैल्शियम जो है वो इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है, कम वायलेंट रिएक्ट होता है. हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर. जो हीट उसमें से निकल रही है वो हाइड्रोजन को आसानी से नहीं पकड़ती है. हाइड्रोजन उस केस में भी रिलीज हो रही है. ठीक है, देखो कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस तो उस केस में भी रिलीज हो रही है, लेकिन वो इतनी हीट नहीं है वहां पर कि वो हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर ही ले ले और ब्लास्ट हो जाए. ठीक है, कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड स्टिक्स टू द मेटल. हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारे जो एयर है, ठीक है, एयर जो है वो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ज़्यादा है. ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो भारी है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन है वो भी भारी है हाइड्रोजन से. ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो ओवरऑल एयर से जो है वो लाइट होती है, तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करती है, राइट. और जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आएंगे ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइड्रोजन जो है वो क्योंकि कम भारी है इसलिए वो ऊपर उठने की कोशिश करता है. ठीक है, तो अब इसीलिए जब वो रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में से जो हाइड्रोजन जो है वो बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, ऊपर जो है लेयर होती है कैल्शियम की. ठीक है, जिसकी वजह से निकल नहीं जाता, इसलिए बबल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म स्टिक्स टू द मेटल. ठीक है, और इसलिए क्या होता है, जो कैल्शियम जो मेटल है ऊपर लेयर, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके चिपक जाएंगी हाइड्रोजन की बबल्स. ठीक है, तो वो बाहर निकल नहीं पाएंगी, तो बाहर आने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रही है. क्यों? क्योंकि मेटल ने उसको और रोक लिया है और वो बबल के रूप में
बबल्स के रूप में, और वह फॉर्म हो चुकी है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम ठंडे पानी में नहीं रिएक्ट करेगा। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और वो सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर में रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन, रिलीजेस हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग लाइक कैल्शियम, और उसमें भी हाइड्रोजन जो है वो कैल्शियम वाले केस में जैसे फ्लोट कर रहा था ऊपर, वैसे ही हाइड्रोजन इस केस में भी फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल की जो लेयर है वो हाइड्रोजन रिलीज होने से रोकती है। तो मैग्नीशियम प्लस 2H2O, और ध्यान रखिए हॉट, तो हॉट वाटर में ही रिएक्ट करेगा, गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है। नेक्स्ट इज मेटल्स लाइक Al, metals like Al, aluminium, Fe, iron, and Zn, zinc, do not react either with cold or hot water. वो cold और hot water दोनों से नहीं react करते, they react with steam to form metal oxide and hydrogen। ठीक है। और वो ठंडे पानी गर्म पानी दोनों से ही नहीं react करते, वो किससे react करते हैं, वो steam से react करते हैं। steam which is over 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर एट ओवर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्योंकि पानी बॉयल हो जाता है, वेपर बन जाता है, स्टीम बन जाता है। ठीक है। तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तब जा करके ये रिएक्ट करते हैं। कौन? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ठीक है। ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं। ठीक है। कि जो मैग्नीशियम है वो गर्म पानी में ही रिएक्ट करेगा, अगर वाटर से रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो स्टीम से रिएक्ट करेगा, और सोडियम जो है वो नॉर्मल वाटर से ही वायलेंटली रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट इज इट इज ऑब्जर्व दैट लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर और स्टीम। ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये जो मेटल्स हैं ये ठंडे पानी से भी नहीं रिएक्ट करते हैं, गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करते। इनफैक्ट स्टीम से भी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी दे दें गर्म पानी या स्टीम तक भी, तब भी वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ठीक है। तो मेटल्स जो हैं वो एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं देखें। तो डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड विद डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। तो अलग अलग मेटल्स हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और कुछ तो बिल्कुल नहीं रिएक्ट करते एसिड से। तो ठीक है। एक एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी आप पढ़ेंगे खुद से। ठीक है। ओके। अभी एक्टिविटी बेस्ड एक दो पॉइंट्स हैं, चलिए देख लेते हैं। तो टेक डाइल्यूट, अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो मटेरियल रिक्वायर्ड है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर एंड मैंगनीज मेटल्स। ठीक है। ठीक है। ये 5 तरीके के मेटल्स ले लिए हमने, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर एंड मैंगनीज। ठीक है। टेस्ट ट्यूब्स की ज़रूरत है, डाइल्यूट HCl की ज़रूरत है, डाइल्यूट HNO3, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट और नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, इनकी ज़रूरत है। रिमेंबर, यू डो नॉट नीड टू परफॉर्म दीज एक्सपेरिमेंट्स और दीज एक्टिविटीज़ बाय योर सेल्फ अलोन। ठीक है। अकेले ये सब नहीं करेंगे, बिकॉज these are reactions and these can be harmful, right? So it's better to always keep an assistance, ठीक है, a knowledgeable person who actually knows how to deal with these chemicals, right? तो किसी आपके साइंस टीचर या फिर आपके जो लैब में लैब असिस्टेंट्स हैं उनकी मदद से ही और इन्हें परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो अब क्या करना है, टेक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है। अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में अब थोड़ा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे एट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन द टेस्ट ट्यूब सेपरेटली। अब सब के अंदर थोड़ा सा मेटल्स जो हमने 5 तरीके के लिए हैं थोड़ा सा ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट स्पीड। क्या आपको पता चलेगा, जब आपने सब में एक साथ डाला है तो कोई तो रिएक्ट जल्दी तुरंत कर गया, कोई रिएक्ट जो नहीं कर रहा है, कोई रिएक्ट है जो धीरे धीरे कर रहा है, इस तरीके से। इट इज़ फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टेस्ट इन मैग्नीशियम। अब आप देखेंगे कि ये 5 मेटल्स में से सबसे तेज़ी से, सबसे जल्दी रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl से, वो है मैग्नीशियम, Mg। इट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, और फिर उसके बाद में रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम, फिर करता है जिंक, फिर करता है आयरन।
ठीक है। और अगर बात करें कॉपर की, तो कॉपर तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर और मैंगनीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर की बात करें, ठीक है, तो कॉपर तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा। द रिएक्शंस विद मेटल्स कैन बी रिटन एज, और रिएक्शन जो है वो क्या है, Mg+2HCl gives MgCl2+H2, ठीक है। आपको पता है कि वो मैग्नीशियम जो है वो एसिड से रिएक्ट करेगा, बनाएगा मैग्नीशियम सॉल्ट और रिलीज कर देगा हाइड्रोजन। सिमिलरली एल्यूमिनियम जो है वो बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक बनाएगा जिंक क्लोराइड और आयरन बनाएगा आयरन क्लोराइड, राइट, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, राइट, और रिलीज कर देगा हाइड्रोजन गैस। कॉपर डज नॉट रिएक्ट एट ऑल विद डाइल्यूट HCl, कॉपर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। नाउ टेक डाइल्यूट HNO3, ठीक है। अब अपने को लेना है वही चीज़ सेम, और उसके अंदर नाइट्रिक एसिड लेनी है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में नाइट्रिक एसिड लेंगे और उनके अंदर मेटल को थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आप उसमें क्या देखेंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व विद एनी मेटल। अब आप देखेंगे उसके अंदर कि एक में भी हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व हुई है, तो रिएक्शन जो भी हुई है पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकली है उसमें से। दिस इज बिकॉज हाइड्रोजन गैस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर बाय नाइट्रिक एसिड एंड सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो कुछ केसेस में तो आपको मिलेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और कुछ केसेस में आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो वाटर बन गया, राइट। जो हाइड्रोजन जो है वो रिलीज नहीं हुआ है, पर हाइड्रोजन जो है क्योंकि नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीजन भी है, इसलिए वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना दिया है, ठीक है। अब बात करें, टेक वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन 2 टेस्ट ट्यूब्स। अब अलग अलग 2 टेस्ट ट्यूब में नाइट्रिक एसिड लेंगे डाइल्यूट। इन 1 टेस्ट ट्यूब ऐड अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम एंड इन द अदर स्मॉल पीस ऑफ मैंगनीज, ठीक है। तो थोड़ा सा मैग्नीशियम एक के अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैंगनीज एक के अंदर ऐड करेंगे, एंड वी ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड इन द 2 टेस्ट ट्यूब्स। और जब ये करेंगे तो उसमें दिखेगा कि हाँ, इन 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, ठीक। तो ये तो थी हमारी रिएक्शन, किससे, मेटल्स की रिएक्शन एसिड से, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया आपको बताया था पिछली क्लास में। एक्वा रीजिया क्या होता है, 3:1 रेशियो किसका, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एक्वा रीजिया द रिएजेंट दैट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। तो गोल्ड और प्लैटिनम जैसा भी मेटल जो हैं, जो कि इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, उन्हें भी डिसॉल्व करने के लिए, उन्हें भी गोल्ड लेने के लिए और काम में लिया जाता है एक्वा रीजिया। और एक्वा रीजिया जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन 3:1 रेशो, ठीक है। 3:1 रेशो मतलब कि 3 पार्ट्स, जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया है उसको मान लो 100 यूनिट्स का आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो उसमें 75 यूनिट्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और 25 यूनिट्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ठीक। एक्वा रीजिया इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग रॉयल वाटर, ठीक है, क्योंकि अब उसके अंदर प्लैटिनम और गोल्ड को डिसॉल्व किया गया, इसीलिए उसका नाम रख दिया रॉयल वाटर। और एक्वा रीजिया इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग, ठीक है। तो एक्वा रीजिया जो है बहुत ज़्यादा कोरोसिव है। कोरोसिव मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर एक्वा रीजिया डाल देंगे तो वो सरफेस को साफ कर देगा, सरफेस जो है इसकी ख़राब कर देगा। एक्वा रीजिया में कुछ बहुत एसिड है, राइट। और एंड फ्यूमिंग, और फ्यूमिंग मतलब कि उसमें से फ्यूम्स आएंगी, उसके अंदर से छोटे थोड़ा फ्यूम्स आएंगी, धुआं सा निकलेगा। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑन देयर सरफेस बाय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कोरोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है। कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या है, धीरे धीरे किसी भी मेटेलिक सरफेस के ऊपर और रिएक्शन हो जाना, या तो वो ऑक्सीजन से हो या कार्बन डाइऑक्साइड से हो या मॉइस्चर से हो, जो कि एयर में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं,
उनसे मेटेलिक सरफेस को धीरे धीरे रिएक्ट करना और मेटेलिक सरफेस जो है वो खराब हो जाना इज नोन एज कोरोजन। इन कोरोजन द मेटल एटम्स गिव अप इलेक्ट्रॉन्स एंड आर कन्वर्टेड इनटू आयंस। ठीक है, आपको पता है आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दोज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? तो अब यही जो मेटल होते हैं ये रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनसे धीरे धीरे। ठीक है, चाहे वो मॉइस्चर है, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन है, तो उससे रिएक्ट कर जाते हैं और उसकी वजह से क्या बनाते हैं? मेटल आयंस। ठीक है, तो M इज फॉर मेटल ओवर हियर, M+ इज द पॉजिटिव आयन ऑफ दैट मेटल एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तभी तो पॉजिटिव आयन बनाएंगे। And which move from one part of the metal to another more easily in the presence of moisture because moisture provides the medium through which ions can flow easily। ठीक है, अब भाई मेटल जो है वो सॉलिड है और बहुत पास पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? जब ऑक्सीजन या मॉइस्चर जो है वो आ जाता है उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो वो क्या होता है? ईजिली इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ कर देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो है जो वो इजीली हो पाता है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर जो है एक मीडियम का काम करता है, तो मॉइस्चर के थ्रू जो है वो पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो आयंस जो है वो चेंज हो जाते हैं, आयंस फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल सच एज गोल्ड, प्लैटिनम एंड पैलेडियम गेट कोरोडेड। ठीक है, और जितने भी मेटल्स हैं सबके ऊपर कोरोजन पॉसिबल है। बस जो कुछ नोबल मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है, तो ये जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो जो है वो कोरोड नहीं होते हैं। ठीक है, पैलेडियम भी एक ऐसा मेटल है जो कोरोड नहीं होता, इसलिए उनको नोबल मेटल बोला गया है, क्योंकि वो इजीली रिएक्ट नहीं करते एटमॉस्फेयर की चीज़ों से, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ रस्टिंग। ठीक है, जब आप देखते हैं कि मेटल सरफेस पे स्पेशली आयरन के ऊपर भी और रस्ट हो जाता है, वो कोरोड हो जाता है और उसके ऊपर रस्ट आ जाती है। अब रस्टिंग के क्या केस में क्यों हो जाती है? देखो, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, तो ऑक्सीजन और एयर जो प्रेजेंट है उसकी वजह से रस्टिंग आ जाती है, और प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर की वजह से भी रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, अब इसके लिए एक एक्टिविटी है जिसको चेक करने के लिए कि रस्टिंग जो है वो एयर और वाटर दोनों की वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी प्रूव कर रही है कि कैसे रस्टिंग जो है उसके लिए ज़रूरी है वाटर एंड एयर बोथ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग की। रस्टिंग तो है, पर रस्टिंग से बचा कैसे जाए? ठीक है, तो रस्टिंग हो रही है क्योंकि एयर मौजूद है, क्योंकि वाटर मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है, ठीक है, एयर में, तो ऑक्सीजन मौजूद है, इसीलिए रस्टिंग हो रही है। अब रस्टिंग से बचा कैसे जाए? तो भाई इन सब चीज़ों से दूर कर दीजिए उसको। देखिए कैसे। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स। रस्टिंग जो है आयरन की इस तरीके से बचाई जा सकती है। कैसे? आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो अब आयरन को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? उसके ऊपर कोई दूसरे मेटल की लेयर उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है ताकि आयरन जो है वो रिएक्ट नहीं करे। ठीक है, और जो दूसरा मेटल है उसकी कोटिंग जो है उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है ताकि वो जो है वो खराब, क्योंकि आयरन जो है तो किसी चीज़ की स्ट्रेंथ के लिए काम में आता है, राइट। अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाना है, मतलब अगर आयरन जो है अगर वो रस्ट कर जाएगा, उसको रिएक्ट कर जाएगा और वो आयरन नहीं रहेगा, तब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। जिंक इज कॉमनली यूज्ड फॉर कवरिंग आयरन सर्फेसेज, इसीलिए जिंक की कोटिंग अधिकतर कर दी जाती है आयरन के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग इज गैल्वनाइजेशन। ठीक है, तो और यही जो कोटिंग जो है जिंक की, जो आयरन के ऊपर चढ़ा दी जाती है, तो आयरन के ऊपर पूरे के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं और दैट प्रोसेस नोन एज गैल्वनाइजेशन। ठीक है, और फिर वो आयरन को क्या बोलेंगे? गैल्वनाइज्ड आयरन। ठीक है, तो गैल्वनाइज्ड आयरन क्या है? आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा दी है ताकि उसके ऊपर रस्ट नहीं लगे। ठीक है, तो हमारे पास जो देखते हो आप, जो आयरन के
जो बिल्डिंग्स वगैरह में जो काम में आता है वो गैल्वेनाइज्ड होता है, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड किस लिए होता है? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, तो उसको वो रिएक्ट नहीं करे ऑक्सीजन से या वाटर से, और वो ऑक्साइड बना करके कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर वो कमज़ोर हो जाए, क्योंकि वो आयरन नहीं रहेगा, वो ऑक्साइड बन जाएगा उसका, और वो कमज़ोर हो जाएगा तो बिल्डिंग भी तुड़ुम गिर सकती है। इसलिए गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है वो दिए जाते हैं काम में जहाँ पर ऑक्साइड्स या रस्टिंग ऑफ आयरन रोकनी हो। Next is the iron pipes which are in contact with water, such as groundwater pipes, are protected from rusting by connecting these with more reactive metals like magnesium and zinc. अब आपने देखा होगा जो कि पाइप्स होते हैं जिनमें पानी फ्लो होता है, जो आयरन पाइप्स होते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ भी चाहिए, ठीक है, कि वो टूट नहीं जाए, ख़राब नहीं हो जाए, सालों तक चलें। इसीलिए जो अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स होते हैं या घरों में भी आप देखते हैं जो वाटर पाइप्स हैं, तो वो वाटर पाइप्स जो होती है उनके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी होती है, ठीक है, तो वो अलग ही उनकी शाइन होती है। उनके ऊपर कोटिंग या तो मैग्नीशियम की होती है या जिंक की होती है, और वो इसीलिए होती है क्योंकि पानी अगर रेगुलर फ्लो हो रहा है, तो पानी अगर उस आयरन से फ्लो हो रहा है तो वो ख़राब होकर के ऑक्साइड बना सकता है, तो लीकेज आ सकती है उस पाइप में, वो टूट सकता है वो पाइप। तो उसको बचाने के लिए टूटने से या ख़राब होने से उसके ऊपर कोटिंग की जाती है मैग्नीशियम या फिर जिंक की। और क्या है, टू डिक्रीज रस्टिंग ऑफ आयरन सर्टेन एंटी रस्ट सोल्यूशन आर ऑल्सो यूज, ठीक है। तो कुछ एंटी रस्ट सोल्यूशन भी होते हैं जो कि रस्ट को होने से और रोकते हैं आयरन के ऊपर। तो क्या है, आयरन की किसी सरफेस के ऊपर अगर आप एंटी रस्ट सोल्यूशन लगा देंगे तो आयरन जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा मॉइस्चर से या फिर ऑक्सीजन से, और वो रस्ट नहीं आएगी उसके ऊपर भी, वो स्ट्रेंथ बनी रहेगी, ठीक है। जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक आयरन को अगर छोड़ देंगे, इट सरफेस एक्वायर्स अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। तो उसके ऊपर रस्ट आ जाती है, ब्राउन सा सब्सटेंस होता है, आपने देखा होगा उसको कोई जंग भी बोलते हैं, ठीक है, कि मेटल के ऊपर जंग लग गई है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग, और इसी प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3। अब वो क्या है रस्ट? वो है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एंड FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट होने की वजह से उसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर आ जाता है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, वो ही रस्ट कहलाती है, ठीक है। और वो कैसा होता है? ब्राउन सा सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट क्या है, कॉपर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट इन मॉइस्ट एयर, ठीक है। तो अब कॉपर के साथ में भी, ये तो अभी हमने आयरन का देख रहे थे, कॉपर के साथ में भी होता है। अगर आपने घर में कोई कॉपर का यूटेंसिल है, ठीक है, कोई तांबे का बर्तन है, तो आपको क्या करना है, उसको देखना। अगर काफ़ी पुराना है तो उसको आप अच्छे से चेक करना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ग्रीन डॉट्स या ग्रीन स्पॉट्स आ रहे होंगे। तो वो ग्रीन स्पॉट्स या ग्रीन डॉट्स या ग्रीन लाइन जो है वो क्या है, वो वही है, वो रिएक्ट कर जा रहा है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि एयर में मौजूद है। तो एयर हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, तो वो कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। धीरे प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है, और जो कॉपर की जो शाइनी ब्राउन सरफेस होती है वो थोड़ी सी डल ग्रीन सी कोटिंग में कन्वर्ट हो जाती है, तो ग्रीन सा कलर उस पर आ जाता है। तो वो क्या है, वो कॉपर कार्बोनेट है जो कि फॉर्मेशन हो गया है। तो कॉपर जो है वो रिएक्ट कर जाता है CO2 से और कॉपर कार्बोनेट बना देता है। नेक्स्ट, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू रिएक्शन विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो सिल्वर मेटल भी जो है, सिल्वर यूटेंसिल्स भी हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी हैं, वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ में काले पड़ जाते हैं। वो काले हो जाते हैं, और वो काले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सिल्वर जो है वो रिएक्ट कर जाता है सल्फर से और बनाता है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। और क्या है, और फाइनली लेड और स्टेनलेस स्टील लूज देयर लस्टर ड्यू टू कोरोजन, और कोरोजन से स्टेनलेस स्टील जो है वो या फिर लेड, उसका भी जो शाइनिंग है वो धीरे धीरे चले जाती है। और किस लिए? क्योंकि कोरोड हो जाता है, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन या मॉइस्चर से वो रिएक्ट करके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं।
ठीक है, अब ये बताएंगे, ठीक है, कि कोरोजन जो है वो किस केस में तेज होगा, किस केस में धीरे होगा, ठीक है। तो उसके क्या फैक्टर्स है, किस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा है कोरोजन, कि जल्दी होगा कि धीरे होगा। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज स्पीड अप इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो इन केसेस में वो तेजी से होता है। द कोरोजन ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज स्पीडेड अप व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या हो गया, जिसकी वैलेंसी जो है वो पॉजिटिव में हाई है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, ठीक है। और उसका जो कोरोजन है वो जल्दी होगा, तेजी से होगा इन कंपैरिजन टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो गया, जिसकी कम चार्जेस हैं जिसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि आयरन, ठीक है, तो आयरन जो है उसके ऊपर चार्ज चले जाता है +3। कॉपर के ऊपर चार्ज रहता है +2, ठीक है। तो अब इसीलिए इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों के केस में किसका ज़्यादा जल्दी कोरोजन होगा, जिसका +3 चार्ज है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्या है, द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज स्पीडेड अप इन प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटिंग मटेरियल्स इन एयर, ठीक है। और क्या है, देखो एयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है, ठीक है, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड है, सॉरी डाइहाइड्रोजन सल्फाइड है। तो अब ये क्या है, ये इनकी वजह से जो है मटेरियल जब भी मेटल से वो कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो वो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी इनकी होगी उतना जल्दी वो रिएक्ट कर जाएगा, इतनी जल्दी वो कोरोड हो जाएगा मेटल, ठीक है। अब और क्या प्रिवेंशन क्या है और कैसे कोरोजन से बचाया जा सकता है मेटल को, तो बाय पेंटिंग। तो आपने देखा होगा कि जो मेटेलिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेटेलिक आपके घर में आपका मेन गेट ही देख लो, आपके घर का जो मेन गेट है या आपके विंडो पेन्स हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, उनके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, ऐसा पेंट सा किया जाता है ताकि वो ख़राब नहीं हो, ठीक है। अगर वो मेटेलिक है तो उनके ऊपर वो कोटिंग की जाती है। तो कोटिंग क्या है, वो प्रोटेक्शन करती है, दिखने में तो सुंदर हो ही जाता है, साथ ही वो प्रोटेक्शन करती है कि वो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाए मेटल। So the corrosion of a metal can be prevented simply by painting the metal surface by grease or varnish that forms a protective layer on the surface of the metal which protect the metal from moisture or air, ठीक है। तो moisture and air से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या की जाती है, वार्निश की पेंट कर दी जाती है, ठीक है। अब देख सकते हैं आपके घर की जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं कोई, तो उनके ऊपर पेंट ज़रूर किया गया होगा, और वो अगर पेंट किया गया है तो वो अभी तक वो सेफ होंगे, उनके ऊपर कोरोजन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं से पेंट हट जाएगा तो देखना उस जगह पर कोरोजन हो गया होगा, उस जगह पर ब्राउन सी रस्ट आ गई होगी। सेल्फ प्रिवेंशन और क्या है, ठीक है। सम मेटल्स फॉर्म देयर ओन लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, और कुछ मेटल्स क्या होता है वो खुद ही एक लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी मोटी अगर सरफेस है तो उसकी जो अपर में टॉप मोस्ट जो लेयर है वो ऑटोमेटिक एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, तो फर्दर जो नीचे वाला जो मेटल होता है वो कोरोड नहीं होता है, ठीक है। तो दिस कैन मेटल समटाइम्स डू दैट, ठीक है। तो अगर वो खुद ही एक लेयर बना लेगा, ठीक है, खुद ही लेयर ऊपर बना लेगा, और अब मॉइस्चर जो है वो नीचे के जो मेटलिक एटम्स हैं उनको नहीं रिएक्ट कर पा रहे, ठीक है, उनको नहीं आयंस में कन्वर्ट कर पा रहे, उनको नहीं रिएक्ट कर पा रहे, तो फिर वो क्या होगा, नीचे वाला जो है सेफ रहेगा ऑटोमेटिक, और ऊपर की कोटिंग जो है वो खराब होगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक इज लेफ्ट एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड ओवर इट्स सरफेस। जैसे जिंक जो है वो खुद ही एयर में और रिएक्ट करके और जिंक ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, और वो एक प्रोटेक्टिव सरफेस का ही काम करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर का ही काम करते हैं। The oxide layer does not allow air to go into the interior of the metal, तो मेटल के नीचे जाने के लिए वो ऑक्साइड जो ऊपर बन गया है वो नीचे जाना अलाउ नहीं करता एयर को या फिर मॉइस्चर को, ठीक है, तो इसलिए वो प्रोटेक्ट कर लेता है। जिंक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय इट्स ओन प्रोटेक्टिव लेयर, तो इसलिए उसी की वजह से ही वो बच जाता है। Similarly, aluminium combines with oxygen to form a dull layer of aluminium oxide on its surface, which protect the aluminium from further corrosion, and aluminium loses its shine very soon, ठीक है। तो इसलिए एल्यूमिनियम जो है, आप देखोगे एल्यूमिनियम के बर्तन जो कि बिल्कुल नए फ्रेश आते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे उनकी चमक जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो काम आते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, ऊपर जो है एल्यूमिनियम की एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की भले शाइन थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन वो फिर भी मेटेलिक जो यूटेंसिल है वो ख़राब नहीं होता, बर्तन जो है वो ख़राब नहीं होता, ठीक है। और क्या है एक तरीका,
कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या कहता है, द मोर रिएक्टिव मेटल आर more corrosion prone which connect to a bar of another metal which is a less reactive that is even more prone to corrosion। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो जल्दी कोरोजन होगा उनमें। ठीक है, तो आर मोर कोरोजन प्रोन। कोरोजन प्रोन मतलब उनके ऊपर कोरोजन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। which connect to a bar of another metal that is even more prone to corrosion। अब उसको उससे कनेक्ट कर दो जिसके भी चांसेस ज़्यादा हैं कि वो भी कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऑलरेडी जिसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके ऊपर कोरोजन हो जाएगा, उसको उससे कनेक्ट कर दो जिसके चांसेस भी ज़्यादा हैं कोरोजन होने के। ठीक है, उससे भी ज़्यादा कोरोजन होने के चांसेस है। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द मोर रिएक्टिव मेटल टू द लेस रिएक्टिव मेटल। और इसमें केस में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से और कम रिएक्टिव मेटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड बिकम्स द कैथोड एंड द मोर रिएक्टिव मेटल बिकम्स द एनोड। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो बन जाएगा एनोड, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है इस केस में जिसको हमको बचाना है वो बन जाएगा कैथोड। इन दिस वे the two metals form an electrochemical cell and oxidation of the metal is prevented। और इसीलिए अब उसमें क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव के अंदर, तो वो अब लेस रिएक्टिव क्या हो गया, लेस रिएक्टिव ऑलरेडी भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन की जो ज़रूरत थी उसकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो रही है। अब इसलिए वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो द पाइपलाइंस आयरन अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय कनेक्टिंग देम टू अ मोर रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम और जिंक विच बरीड इन द अर्थ एंड कनेक्टेड टू द पाइपलाइंस बाय अ वायर। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के लिए जैसे पाइपलाइंस जो होती हैं, आयरन पाइपलाइंस जो कि अंडरग्राउंड चल रही है। ठीक है, और उनको कोरोजन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उनको रिएक्ट कर दिया जाता है मैग्नीशियम और जिंक से। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनसे। ठीक है, और उन्हें फिर उसके बाद अंडरग्राउंड बिछा दिया जाता है। ठीक है, और फिर इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक है, इनको कनेक्ट कर दिया जाता है आयरन से। ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है पर आयरन जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो मौजूद है वहाँ पर। ये देखो, ये इमेज में दिया हुआ है। ठीक है, देखो तो आयरन जो है ऑब्वियसली वो क्या है, लेस रिएक्टिव है यहाँ पर, तो वो कैसा काम करेगी, वो कैथोड का काम करेगी। और मैग्नीशियम जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है वो करेगी एनोड का काम। ठीक है, और मैग्नीशियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन दे देगी क्योंकि भाई उसके पास ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगी आयरन पाइप को। ठीक है, और आयरन पाइप क्या फिर इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, नहीं, ऑलरेडी उसके पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल रहे हैं मैग्नीशियम से, तो वो भाई किसी और के पास नहीं जाएगा, उसको बस ये है कि ऑक्सीजन से या वाटर से रिएक्ट वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और तरीका है जैसे कि हम मेटल्स को बचा सकते हैं बाय अलॉइंग। ठीक है, तो अलॉय क्या होता है, अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, राइट, टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मेटल, टू शाइन ऑफ द कीप द शाइन ऑफ द मेटल। ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग करोडेड, तो इसलिए अलॉयज जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अलॉय बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें एक पर्टिकुलर किसी मेटल के अंदर कोई दूसरा मेटल जो है वो मिक्स कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है एक फिक्स्ड रेशो में, और फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल की वो थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है या ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है उसके ऊपर। ठीक है, तो बाय अलॉइंग, अलॉइंग मतलब कि अलॉय बना देना। ठीक है, तो आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक जो काम में आ रहा है वो आयरन काम में आता है, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। लेकिन आयरन को कभी प्योर स्टेट में नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। ठीक है, तो आयरन का हमेशा जो है
किसी के साथ मिक्सचर करके ही काम मिल जाता है। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट, ठीक है। और वो क्यों नहीं प्योर फॉर्म में लिया जा रहा, क्योंकि आयरन जो है, अगर प्योर आयरन की बात करें तो प्योर आयरन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। प्योर आयरन जो है वो वीक होता है और उसको गर्म करते हैं तो आराम से पिघल जाता है। But if it is mixed with a small amount of carbon, about 0.05%, it becomes hard and strong. लेकिन अगर उसी आयरन के अंदर बहुत थोड़ा सा 0.05%, ठीक है, बहुत थोड़ा सा बात हो रही है, अगर कार्बन मिला दें तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। When iron is mixed with the nickel and chromium to form stainless steel, it becomes hard and does not rust. That is, its properties changes, ठीक है। तो आयरन को क्या करा जाता है, निकल और क्रोमियम से मिलाया जाता है, ठीक है, और बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जैसे कि आपने देखे होंगे किचन यूटेंसिल्स, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जैसे आपने देखे होंगे अपने आपके बाइक, ठीक है। तो अब उनके जो मेटल जो इस्तेमाल किया गया है वो कैसा है, क्रोम और निकल मिक्स्ड आयरन, ठीक है। और उससे क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, वो हार्ड हो गए हैं और उस पर जंग भी नहीं लगेगी, उस पर रस्टिंग भी नहीं होगी। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर किसी भी मेटल को अगर किसी और सब्सटेंस से जोड़ दिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or non-metals. Alloy क्या होता है, mixture of two or more metals या फिर non-metals. It can be prepared by first melting them, react कर रहे हैं और वो react होने के बाद में उसकी properties जो हैं वो different हो जाती हैं, ठीक है। तो alloy has following कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं अलॉयज की, इनको देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो अलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड, ठीक है। तो अलॉयज जो हैं वो होते हैं एक्चुअल में अधिक स्ट्रॉन्ग, जो भी एक्चुअल प्योर मेटल है, ठीक है, प्योर आयरन है, तो आयरन का जो अलॉय है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब यूजुअल बात हो रही है, यूजुअली दे आर स्ट्रॉन्गर देन द प्योर मेटल, ठीक है, जिससे वो बने मिल करके उससे अधिक स्ट्रांग होंगे। दे आर हार्डर देन कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल, ठीक है। तो स्ट्रांग भी होंगे, हार्ड भी होंगे, ठीक है, मतलब इजीली ब्रेक नहीं होंगे। दे आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, और ऑब्वियसली आसानी से कोरोड नहीं होंगे, आसानी से वो रिएक्ट नहीं करेंगे, किससे, एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर या फिर एयर से। दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, ठीक है। उनका मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा कंपैरेटिवली, जो कि मेटल जो है जो जिससे मिल करके वो बना है उससे थोड़ा लोअर होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उसका थोड़ा कम होगा। एंड दे हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन प्योर मेटल्स, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी, क्योंकि अब उसके अंदर क्या है, वो प्योर है क्या, नहीं, उसके अंदर मिला दिया गया है ना कुछ, ताकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं रहें। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे तो क्या उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही रहेगी, नहीं, कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकली वो इतने ज़्यादा कंडक्ट इजीली नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी वो स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स हैं अलॉयस के, तो अलॉय का एग्जाम्पल देखेंगे, एक है ड्यूरालुमिन, ठीक है। तो ड्यूरालुमिन क्या है, इट इज़ एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अलॉय है। इट कंटेन्स 95% ऑफ एल्यूमिनियम, 4% ऑफ कॉपर, मैग्नीशियम इज 0.5% एंड मैंगनीज इज ऑल्सो 0.5%। तो अब इसके अंदर बात कर रहे हैं ड्यूरालुमिन के अंदर, ड्यूरालुमिन के अंदर ये अलॉय है जिसके अंदर 95% जो है वो है एल्यूमिनियम। तो 95% एल्यूमिनियम का मतलब है ये एल्यूमिनियम का अलॉय है, ठीक है, क्योंकि भाई मेजॉरिटी में वही है। 4% है कॉपर, 4% मात्र है कॉपर, आधा परसेंट, और जो 1% रह गया उसमें आधा तो है मैग्नीशियम और आधा है मैंगनीज। इट इज स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर देन एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम से ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वजन में भी हल्का होता है। क्यों, वजन में क्यों हल्का होता है, क्योंकि भाई इसके अंदर लाइटर कंपोनेंट्स ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ में जो ऐड की गई हैं चीज़ें वो लाइट हैं वजन में, ठीक है। मैग्नीशियम लाइक कॉपर, तो दीज आर लो इन मास।
ड्यूराल्यूमिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। और वो किस लिए काम में लिया जाता है? क्योंकि भाई अब देखो स्ट्रांग है, वजन में हल्का है, तो इसलिए एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स जो हैं, हवा में उड़ने वाले जो हैं, उनमें उनकी बॉडी को बनाने के लिए काम में लिया जाता है ड्यूराल्यूमिन। किचनवेयर, जेट्स, किचनवेयर लाइक प्रेशर कुकर और जेट और किचन में इस्तेमाल करने वाले एल्यूमिनियम के बर्तन लाइक प्रेशर कुकर, उनको उनके लिए काम में लिया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग बॉडीज ऑफ शिप्स ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस टू सी वाटर कोरोजन, ठीक है। और इसको शिप्स की बॉडी बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है ड्यूराल्यूमिन को। क्यों? क्योंकि इसकी ये रेजिस्टेंट है सी वाटर के, तो सी वाटर से वो इजीली कोरोड नहीं होता है, रेजिस्टेंट है, इसीलिए सी वाटर के में चलने वाली शिप्स के लिए भी काम में लिया जाता है ड्यूराल्यूमिन को। इट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूरालियम, और इसको ड्यूरालियम भी कहते हैं, इस अलॉय को ड्यूरालियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं एक और कॉमन अलॉय जिसकी बात है एमलगम, ठीक है। इट इज एन अलॉय ऑफ मरकरी एंड वन और मोर अदर मेटल्स इज नोन एज एमलगम। अगर मरकरी का कोई अलॉय है तो उसको बोला जाएगा अमलगम। इट मे बी सॉलिड और लिक्विड डिपेंडिंग कि कौन सा मेटल आपने दूसरा मिलाया है उसके अंदर, वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इज इन लिक्विड मर्करी मेटल इज कॉल्ड सोडियम एमलगम, ठीक है। तो नाम कैसे होगा? अगर मान लो सोडियम को लिक्विड मेटल, लिक्विड मर्करी में मिलाया गया है और उस सोडियम भी मेटल है और मरकरी भी मेटल है, मरकरी लिक्विड होता है, सोडियम जो है वो सॉलिड है, तब इन दोनों को अगर साथ में रख दिया, साथ में मिला दिया, तो वो बन जाएगा सोडियम एमलगम, विच इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि काम में आता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो रिड्यूस करता है, जो रिड्यूस करता है मतलब ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडाइज करता है, जो ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो अमेलगम ऑफ सिल्वर, टिन एंड जिंक इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर फिलिंग इन टीथ, ठीक है। तो अमेलगम जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सिल्वर का, टिन का, जिंक का, ये डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं दांत की फिलिंग करने के लिए। फिलिंग ऑफ टीथ मतलब कि जो दांत, मान लीजिए कोई कैविटी अगर हो जाती है तो उस दांत की कैविटी को फिल करने के लिए अमेलगम ऑफ जिंक एंड टिन एंड सिल्वर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और क्या है देखिए, ब्रास। ब्रास जो है इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो है वो मिक्सचर है कॉपर और जिंक का। इट कंटेन्स 80% कॉपर एंड 20% जिंक। इसमें मेजॉरिटी क्या है? 80% जो है कॉपर और 20% है जिंक। इट इज मोर मेलिएबल एंड स्ट्रॉन्गर देन प्योर कॉपर, ठीक है। और जो कॉपर है, जो प्योर कॉपर है, उससे ज़्यादा तो मेलिएबल है, मतलब इजीली शेप दी जा सकती है, एंड प्योर कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ब्रास इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, कंडेंसर्स, शीट्स, पाइप, स्क्रूज, बोल्स, वायर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। और ब्रास का इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है किस किस के लिए? यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए, कंडेंसर शीट्स, ठीक है, किसी चीज़ को कंडेंस करने के लिए जो शीट्स काम मिल जाती हैं उनके लिए, पाइप्स बनाए जाते हैं, स्क्रूज बनाए जाते हैं, बोल्ट्स, वायर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि ऑर्नामेंट्स भी, ठीक है। तो इसलिए ब्रास जो है, क्यों? क्योंकि ब्रास जो है एक तो स्ट्रॉन्ग है और इजीली मेलिएबल है, इजीली आप उसका शेप वगैरह किसी फॉर्म में डालना चाहें तो वो डल पाएगा। ब्रॉन्ज, ठीक है। अब ब्रॉन्ज क्या है? इट इज ऑल्सो दी अलॉय ऑफ कॉपर। ये भी कॉपर का ही अलॉय है, लेकिन इसके अंदर क्या है? 90% कॉपर एंड 10% टिन, ठीक है। इसके अंदर 90% कॉपर है, कॉपर अभी भी ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर अब दूसरा जो है वो जिंक नहीं लेकर के, और मात्र इसके अंदर दूसरा जो एलिमेंट है वो है टिन। It is highly resistant to corrosion and used for making utensils, statues, cooking pies, coins, hardware, etc. ठीक है। और ये भी जो है इसलिए बनाया जाता है ये क्योंकि रेजिस्टेंट है ये कोरोजन के, कोरोड नहीं होता है, खराब नहीं होता है,
और साथ ही साथ ये बनाने के काम में आता है यूटेंसिल्स, स्टैचूज, ठीक है, तो मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, इससे पाइप्स बनाए जाते हैं, कॉइन्स, ठीक है, पहले के टाइम पे कॉइन्स भी जो बनाए जाते थे तांबे के, उसके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट इज सोल्डर, ठीक है, सोल्डर क्या है, तो इट इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ठीक है, तो लेड और टिन का अलॉय है, 50-50% मिलाया गया है। इट इज़ यूज फॉर सोल्डरिंग और वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, और इनको वायर्स को जोड़ने वगैरह के, सोल्डरिंग आपने नाम सुना होगा, तो सोल्डरिंग वायर्स होती हैं जो, वो क्या होती हैं, तो उनके अंदर 50% लेड है, 50% टिन है, और उनको जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है उनको कंप्लीट करने के लिए, जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अलॉयज ऑफ गोल्ड, अच्छा गोल्ड के भी अलॉयज हैं, ठीक है। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेट्स, ठीक है, ये चीज़ तो आप अपने घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि वो गोल्ड वगैरह डील करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, ठीक है, तो उनको आइडिया होगा। तो द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेट्स, तो गोल्ड की जो प्योरिटी है वो कैरेट्स के टर्म्स में बताई जाती है, लाइक 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, लाइक दैट। प्योर गोल्ड इज नोन एज 24 कैरेट्स गोल्ड, ठीक है, तो जो प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज 24 कैरेट्स गोल्ड। इट इज़ वेरी सॉफ्ट ड्यू टू विच इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है, और 24 कैरेट तो जो सब बोल करके बेचते हैं, तो 24 कैरेट एक्चुअल में नहीं होता, क्यों, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड तो बहुत सॉफ्ट होता है, और ज्वेलरी जो है उसको आप आसानी से और बहुत ज़्यादा मेलिएबल होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो मतलब ज्वेलरी को आराम से उसका शेप वगैरह चेंज कर पाओगे। तो कोई भी ऑर्नामेंट जो है, अगर मान लो कोई सुंदर सा नेकलेस है सोने का, ठीक है, तो कोई भी जो लेडी है जो उसको पहन रही है वो ये नहीं चाहेगी कि एक बार उसको पहने और उसका शेप चेंज हो जाए, राइट, या कोई इसकी जो मान लो कि हाथ में पहनने का कोई है कंगन, तो वो नहीं चाहेगी कि उसका शेप जो है वो एक बार दो बार पहनने पर और चेंज हो जाए, राइट, तो इसलिए 24 कैरेट गोल्ड वो नहीं पॉसिबल है। इट इज अलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड एंड इट मोर सुटेबल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ठीक है, तो इसलिए उसको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, और जो कि होती है आइदर सिल्वर और कॉपर, तो या तो सिल्वर ऐड किया जाता है या कॉपर को ऐड किया जाता है, ताकि उस गोल्ड में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है, वो इम्प्योर तो हो ही जाएगा, ऑफकोर्स वो प्योर नहीं रहा, 24 कैरेट्स नहीं रहा, लेकिन अब जो ज्वेलरी होगी, जो भी चीज़ उसकी बनी रही है उस मेटल की, गोल्ड की, तो वो अब थोड़ी स्ट्रांग होगी, उसका आसानी से शेप जो है चेंज ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। इन इंडिया गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर यूजुअली मेड ऑफ 22 कैरेट्स गोल्ड। इन इंडिया तो यूजुअली जो होते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स वो होते हैं 22 कैरेट्स गोल्ड। इट इज़ एन अलॉय ऑफ गोल्ड विद सिल्वर और कॉपर, ठीक है, और ये क्या है, अलॉय होता है गोल्ड का ही, और जिसको मिलाया जाता है किसके साथ में, या तो सिल्वर के साथ में या कॉपर के साथ में, ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने घर पर भी पूछ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी नॉलेज जो है वो सही है क्या, आपकी नॉलेज जो है वो मैच कर रही है क्या। द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, ठीक है, अब बात कर रहे हैं इंडियन मेटलर्जी की, और बहुत पुरानी है ये, ठीक है। द आयरन पिलर wrought iron near the Qutub Minar in Delhi was made around 400 BC by the iron workers of India, ठीक है, तो लगभग 400 BC मतलब लगभग 2500 साल पहले, 2-2500 साल पहले। और जो आयरन पिलर बनाया गया था कुतुब मीनार के पास में जो है, ठीक है, वो बनाया था किसने, जो कि उस वक्त आयरन का काम करते थे, 2-2500 साल पहले जो भारत में आयरन का काम करते थे, आयरन वर्कर्स, उस वक्त उन्होंने बनाया था। They had developed a process which prevented the wrought iron pillar from rusting even after thousands of years, ठीक है, और उन्होंने एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया था, और वो प्रोसेस क्या था, जिससे कि जो आयरन जो उन्होंने इस्तेमाल किया, वो आयरन पिलर जो है वो आज तक उस पर रस्ट नहीं है, ठीक है, 2-2500 साल बाद भी उस पर रस्ट नहीं है। This is likely because of formation of a thin film of magnetic oxide Fe3O4 on the surface as a result of finishing treatment given to the pillar।
पेंटिंग इट विद अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स देन हीटिंग एंड क्वेंचिंग। ठीक है, अब क्या है कारण, क्या है उसका जो उन्होंने मेथड यूज़ किया जिससे कि वो आज तक जो है उसके ऊपर कोरोजन नहीं हुआ, वो ख़राब नहीं हुआ और रस्ट नहीं आई। तो उसका क्या रीज़न है? तो वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक पतली सी थिन फिल्म बनाई किसकी? मैग्नेटिक ऑक्साइड की। मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 की एक ऑलरेडी उन्होंने एक लेयर उसके ऊपर तैयार करी और फाइनली उसको फिनिशिंग देने के लिए क्या किया? उसको फिनिशिंग देने के लिए उसके ऊपर पेंट किया विद डिफरेंट सॉल्ट्स। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स उन्होंने जो थे बनाए और सॉल्ट से पेंटिंग कर दी मतलब लेयर चढ़ा दी, उसकी कोटिंग कर दी उसको। देन हीटिंग एंड क्वेंचिंग एंड देन उसके बाद क्या किया? उसको गर्म किया और गर्म करते ही तुरंत ठंडा कर दिया। ठीक है, तो रैपिड कूलिंग, तुरंत ठंडा कर दिया। ठीक है, जैसे उसको चीज़ को गर्म किया और फिर तुरंत पानी में डाल दिया, ठंडा हो गया। ठीक है, तो हीटिंग एंड क्वेंचिंग। The iron pillar is 8 meters high and 6,000 kg, 6 tons in weight, which tells us that ancient Indians had good knowledge of metals and their alloys, carbon, steel. ठीक है, तो अब जो वो पिलर है, ठीक है, लगभग 2,500 साल पहले वो पिलर बना। वो पिलर जो है वो 8 मीटर्स हाई है, 8 मीटर उसकी हाइट है और 6 टन्स वेट है। ठीक है, तो 6,000 kg उसका वेट है और उस पिलर को देख करके और उस पिलर की खूबसूरती को देख करके और इससे आइडिया हमें मिलता है कि इंडियंस जो है उस वक्त भी 2,500 साल पहले भी, जब पूरी दुनिया में सबको वो नॉलेज नहीं थी, पर इंडियंस को मेटलर्जिकल नॉलेज थी। मेटल्स को कैसे यूज़ करते हैं वो उनको नॉलेज थी। इनफैक्ट अलॉयस को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो उन्हें 2,500 साल पहले भी पता था। ठीक है, तो जिस तरीके से उन्होंने उस पिलर को 2,500 साल पहले बनाया और वो आज तक सही है, तो इसका मतलब उसको बहुत अच्छी नॉलेज उस वक्त थी कि फ्यूचर में कभी ये चीज़ ख़राब नहीं हो। इस स्टडी करके इस चीज़ को उन्होंने बनाया, जो कि साइंस तो अभी कुछ साल पहले ही, कुछ 100 साल पहले ही इस चीज़ को दे पाई है। ठीक है, सो दिस इज़ what the chapter is. There are a few more points left from the chapter, so we may need to take another session for this, and then over there we will be talking about non-metals. ठीक है, तो we'll be studying non-metals and everything related to non-metals as well in the next class. All right, so you take care of yourself, keep studying, keep learning, and till the next class, take care. Bye bye.